जय हिंद सभी साथियों को प्यार और नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करेंगे सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अपने जो पढ़ रहे थे वो नगर पालिका का गठन और नगर पालिका का शासन पढ़ रहे थे। देखो, कुछ शिकायत थी गुरुजी, इतनी धारा करेंगे क्या एक दिन में एक क्लास के अंदर? तो इसमें धारा ज़्यादा है नहीं है, टोटल 344 धाराएँ हैं और उसमें से भी आपके एग्जाम में तो मेन आएंगी, ज़्यादा पूरी तो है नहीं। टोटल मान के बताएं तो गुरुजी कितनी गा सकती हैं? मान के चलो कि 250 तो आपके सिलेबस में दी हुई है, 200-250 के बीच में। और इसमें से भी आप ऐसे मानो कि 100 धाराएँ ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या है गुरुजी? बाकी क्या नहीं है, लेकिन पढ़ लो, अभी तो टाइम काफ़ी पड़ा है हमारे पास, काफ़ी पढ़ लेंगे अपने। तो इतनी जल्दबाजी मत करो, है ना? हाँ गुरुजी ठीक है, तो जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ को तैयार करते हैं इसमें, क्योंकि आप देखना इसके नोट्स, इसकी किताब पढ़ के देखना, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब एक धारा को करने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। कभी गूगल करो, कभी क्या करो इसको समझने के लिए, इसलिए ना। तो आप ऐसे मत किया करो गुरुजी इतने ही करवाएं, 10 एक धारा करते हैं बहुत होती है क्लास के अंदर है। आप ना ऐसे किया करो कि साथ साथ जितनी करें तो उनको याद कर लिया करो, ठीक है? इसकी प्ले लिस्ट है, कंटिन्यू क्लासें अपने जल्दी कर देंगे खत्म। इसको बात मान के चलो कि महीने या 1.5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस ये, ठीक है? अगर 10-10 रोज पढ़ेंगे तो है कितनी, थोड़ी सी तो है ना? चलो अब पढ़ते हैं अपने धारा 28 की। मैंने बता दी थी कि निर्वाचन के अंदर अगर अपने अपराध करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी, ठीक है? वो 28 में थी। 29 में लिखा हो भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण का मतलब क्या है? भ्रष्ट आचरण जैसे हम चुनाव में लड़ते हैं, किसके अंदर लड़ते हैं? चुनावों के अंदर। और चुनावों में जब हम लड़ते हैं तो आप भ्रष्ट आचरण करके वोट नहीं मांग सकते। इसमें यह बात लिखी है कि हम गड़बड़ी करके वोट नहीं मांग सकते। गड़बड़ी करके कैसे? जैसे पहली बात, तुम्हारा कोई भाई है, वो राजस्थान पुलिस में लगा है, SI लगा या कुछ भी, मतलब SDM है, चाहे EO अधिकारी है, कोई भी है, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा भाई तो EO है तो तुम्हारे काम में पट्टे वगैरह बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मतलब कोई भी प्रकार का लालच देके वोट नहीं मांग सकते। दूसरी, तुम किसी धर्म आधार पर भी वोट नहीं, मैं तेरे धर्म का व्यक्ति हूँ, मैं तेरी वंश का व्यक्ति हूँ, मैं तेरे ही जाति का व्यक्ति हूँ, तो तुम इस प्रकार से भी वोट नहीं मांग सकते। तो भ्रष्ट आचरण ये धारा 29 कहती है ये बात। तीसरी बात, अच्छा तुम्हारे कोई परिवार में या तुम्हारे बहुत ज़्यादा पीछे अगर बैकग्राउंड में देखें तो तुम्हारे घर में मान लो कोई सती हुई थी या किसी के भी घर में सती हुई थी कोई महिला, तो तुम उसका ऐसे देखो हमारे परिवार ऐसा है कि सब मतलब महिलाएं हमारे सती हुई थी परिवार में, तो तुम सती वगैरह का ये देकर भी आप वोट नहीं मांग सकते, ठीक है? दूसरी बात, मतलब कहने का मतलब पैसे देकर वोट नहीं मांग सकते। ये जो आपको दिखते हैं ना दृश्य जो समाज के अंदर हो रहे हैं, कोई जल चकाता है कि भाई वोट मन नहीं दिए, तो आप ऐसे वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि ये भ्रष्ट आचरण होता है धारा 29 के तहत। तो समझ लिया? हाँ, तो चुनाव अपने वोट गलत तरीके से नहीं मांग सकते, ये बात की है धारा 29 के अंदर। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई। अब पढ़े धारा 30, ये भी सिंपल है। निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। तो इसमें यह बात लिखी है कि निर्वाचन संबंधी जो मामला है उसको हम सिविल, जैसे देखो अगर तुम्हारे कोई चुनाव के अंदर या निर्वाचन नामावली तैयार कर रहे हो, किसी अधिकारी को मान लो निर्वाचन की नामावली तैयार करने को दिया है काम, नामावली, और उस भाई ने निर्वाचन नामावली गलत तरीके से बना दी। क्या बना दी? नाम ऊपर नीचे कर दी, गलत तरीके से बना दी। तो उसको तुम न्यायालय के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, यानी उसका केस न्यायालय में नहीं कर सकते। या किसी व्यक्ति ने जिसको तुमने काम दिया था, मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, उसने वार्डों के अंदर गड़बड़ी कर दी, 1 लगाना था 2 लगा दिया, 2 लगाना था वहाँ 3 लगा दिया। जिसको चुनाव में वो वोटर लिस्ट तैयार कर रहे थे उसमें गड़बड़ी कर दी। परिसीमन क्षेत्र में, यानी कौन से वार्ड का क्षेत्र कितना होगा, जैसे ये कोई नगर पालिका है, ये नगर पालिका है ऐसे मानो, और मान लो वार्ड नंबर 1 का क्षेत्र इतना था और वार्ड नंबर 2 का क्षेत्र इतना था, इसने 2 का क्षेत्र थोड़ा इधर बढ़ा दिया, परिसीमन में गड़बड़ी कर दी क्षेत्र के अंदर, नगर पालिका के अंदर। तो ऐसे अगर मामले कोई अधिकारी या कोई सदस्य नगर पालिका का कोई काम गड़बड़ी कर देता है या कोई गलती हो जाती है उससे करने में, या वो जानबूझकर भी कर देता है, तो उनको हम सिविल न्यायालयों के अंदर मामले को लेके नहीं जा सकते, यानी उनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चुनाव से पहले की बात है ये गड़बड़ी होनी चाहिए कब? चुनाव से पहले, क्योंकि वोटर लिस्ट वगैरह चुनाव से पहले तैयार होती हैं, वार्डों बोर्डों के जो लिस्ट वगैरह वो चुनाव से पहले तैयार होती हैं। अगर चुनाव से पहले कोई गलती होती है सदस्य वगैरह से, तो उसको हम न्यायालयों के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो ये बात कहती है धारा 30। देखो 30
नहीं मरेंगे जेल में जाकर, जो जेल में जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम गड़बड़ी कर देते हैं तो भी जेल में नहीं जाने देगा। तो दोनों समझ में आ गई। 29 में 9 है तो भ्रष्ट आचरण नहीं करने हैं। 30 कद यानी सिविल न्यायालयों में अधिकारिता, निर्वाचन नामावली वगैरह कोई अगर हम गलत काम करते तो उनको यहाँ पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसे समझो आप। अब बात करते हैं अपने धारा 31। धारा 31 में ये बात लिखी है कि निर्वाचन जो याचिका है, निर्वाचन याचिका, एक मिनट, इसमें ये बात लिखी है कि अगर किसी चुनाव के अंदर भ्रष्ट आचरण होता है, भ्रष्ट आचरण होता है तो उसको हम न्यायालयों में लेकर जा सकते हैं। गुरुजी अभी तो आप ये कह रहे थे कि न्यायालयों के अंदर नहीं लेके जा सकते, अभी आप कह रहे हो, देखो निर्वाचन याचिका का मतलब है चुनाव के बाद की घटना। चुनाव के अंदर भ्रष्ट आचरण हो रहा है, चुनाव होते टाइम हो रहा है, चुनाव के बाद होगा, तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे? उसको हम न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लेके जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी लेके जा सकते हैं, और इनका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, वो आगे धीरे धीरे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इसमें तो ये लिखा है कि चुनाव से, आप ऐसे समझो नॉर्मल भाषा में, 30 में ये लिखा है कि चुनाव से पहले न्यायालय में नहीं लेके जा सकते, चुनाव के टाइम या चुनाव के बाद अगर हम चुनाव भ्रष्टाचार करते हैं तो उसको हम कहाँ पेश कर सकते हैं? न्यायालय में। गुरुजी चुनाव कितने प्रकार से, मतलब जैसे भ्रष्टाचार 2 प्रकार से होता है, ये मैं तुम्हें भारत के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो भ्रष्ट जो चुनाव है वो 2 प्रकार से, एक तो अनुच्छेद है 102 पॉलिटी का, एक अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 102 में ये लिखा है कि दल बदल के आधार पर अगर कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो उसे पीठासीन जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है लोकसभा का जो प्रमुख होता है जैसे अध्यक्ष, राज्यसभा का जो प्रमुख होता है सभापति, वो निष्कासित कर सकता है, उसे हटा सकता है पद से। 103 में यह बात लिखी है कि चुनावों के अंदर कोई सीधा ही भ्रष्ट आचरण करेगा, भ्रष्ट आचरण करेगा, ये तो दल बदल की बात है, तो उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। उसे कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन दल बदल के, जैसे कोई लोकसभा में किसी ने दल बदल लिया तो उसे कौन हटाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा में कर लिया तो राज्यसभा के सभापति। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब यही है भाई कि चुनाव के बाद अगर कोई भ्रष्ट आचरण होता है तो न्यायालयों के अंदर हम लेके जा सकते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएं, यानी जिला न्यायालय में ले जाएं, या हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में ले जाएं। समझ में आ गई? हाँ गुरु जी। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील। इसका मतलब क्या है? जैसे तुमने कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रखा, अच्छा ये मामला जो आप न्यायालय में रखोगे ना, ये 1 महीने के भीतर रखोगे, ऐसे नहीं है कि जब मन में आए जब मर्जी हुई तब रखेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर मामला रखना पड़ेगा। कोई भ्रष्ट आचरण होता है ना चुनावों के अंदर, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप ये न्यायालय के अंदर रखोगे, इसके बाद रखते हो तो वो माना नहीं जाएगा। जिला 32 में ये लिखा है, देखो 3(2) में ये लिखा है जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील। देखो पहले में नहीं होगी तो दूसरे में जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपील से मतलब इसके मतलब जो इसने फैसला किया उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो उसको आप कहाँ लेकर जा सकते हो फैसले को? हाई कोर्ट के अंदर। याद रखना ये भी आप 1 महीने के भीतर ही लेके जाओगे, 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हम खुश नहीं है तो मामला हाई कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। ये बात कहता है अनुच्छेद धारा 32, नगर पालिका गठन की धारा 32 ये कहती है जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील कर सकते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला संतुष्ट नहीं होता तो हम हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, हमें संतुष्टि होगी, वहीं मामला सेट बैठेगा। इसके बाद लिखा हुआ 33 में, देखो 3(3)33 समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त का मतलब होता है रद्द करना। रद्द होने की दशा में क्या प्रक्रिया रहेगी? तो भाई प्रक्रिया ये रहेगी, अगर उम्मीदवारों के जैसे ये उम्मीदवार हैं और लगता है कि चुनाव में बहुत भयंकर गड़बड़ी की है तो राज्य सरकार उस पूरी नगर पालिका को भंग कर सकती है। ये पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि वो शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार नगर पालिका को क्या कर सकती है? भंग। नगर पालिका को क्या कर सकती है? भंग। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है ना, तो नगर पालिका को भंग कौन करती है? राज्य सरकार। तो याद कब करेगी? जब समस्त उम्मीदवार यानी लगभग मान के चलना जितने भी जहां वहां सदस्य होंगे ना, उस सदस्य के 2/3 बहुमत शून्य घोषित हो जाते हैं। बहुमत क्या हो जाते हैं? शून्य घोषित। तब राज्य सरकार नगर पालिका को क्या कर देगी? भंग कर देगी।
तो कितने सदस्य याद रखना, 2/3 सदस्य के बहुमत जो है वो कैसे घोषित हो जाते हैं, शून्य मतलब 0 या रद्द हो जाते हैं जो भी। तब राज्य सरकार नगर पालिका को क्या कर देती है, भंग। इसमें मेन बात तो ये याद रखने की है कि निर्वाचन में अगर रद्द होते हैं या गड़बड़ी होती है तो वो राज्य सरकार नगर पालिका को क्या कर देगी, भंग कर देगी पूरी नगर पालिका को। ये शक्ति किसके पास है, बस ये याद रखना, राज्य सरकार के पास। आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता, अंतिमता का मतलब ये है, अगर जैसे तुम गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुमने 30 दिन के अंदर जो अपील की थी उसमें फैसला आया और उस फैसले से आप खुश हो, फैसले से आप क्या हो, खुश हो, संतुष्ट हो, तो वो फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। ये बात याद रखना। अगर आप इससे खुश नहीं हो तो आपने हाईकोर्ट में जो अपील की थी तो हाईकोर्ट से जो फैसला होगा उसमें भी आप खुश हो, तो इसका जो फैसला होगा वो भी क्या होगा, अंतिम होगा। क्या होगा, अंतिम। तो जिस फैसले से आप खुश होगे वो फैसला मतलब चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे चाहे हाईकोर्ट करे तो वो फैसला क्या होगा, उसका अंतिम होगा। वो तो अलग धारा थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ तो हाईकोर्ट में लेके जा सकते हैं। अगर मान लो गुरुजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ फैसला, हम खुश नहीं हुए तो तुम फैसले को कहाँ लेके जा सकते हो, हाईकोर्ट में। अगर हाईकोर्ट में भी तुम खुश नहीं हुए तो कहीं नहीं ले जा सकते, बस इसका जो फैसला होगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। बात समझ में आ गई? तो बोलो अनुच्छेद धारा 34 तक तुम्हें क्लियर हुआ? ओके, एक बार और बता रहा हूँ। चुनाव में गड़बड़ी करने पर, चुनाव मांगने वाला जो गड़बड़ी करेगा ना वोट मांगने पर, धर्म के, जाति के, वंश के आधार पे जो भी, तो उसे धारा 29 के तहत काम हो जाएगा उसका। धारा 30 में ये लिखा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में, अच्छा गुरुजी इसमें सजा सुजा भी है क्या? सजा कोई नहीं दी हुई विशेष रूप से। धारा 30 में लिखा निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता, इस न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते अगर पहले चुनाव से पहले अगर काम होता है। देखो तुम ऐसे किया करो, शॉर्ट पॉइंट में से लिख लिया करो, कोई धारा है ना, पर्सन अगर पूछेगा ना ये तो इसको शॉर्ट में लिख लिया करो, निर्वाचन से पहले, चुनावों से पहले अगर कोई गलत काम होगा तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें निर्वाचन याचिका, चुनाव के बाद भ्रष्टाचारण होगा तो न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा, ये बात भी याद रखना। 32 में जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप इस अपील से खुश नहीं हो तो इसकी अपील कहाँ कर सकते हो, हाईकोर्ट के अंदर कर सकते हो। धारा 33 समस्त उम्मीदवारों को जो है निर्वाचन वो रद्द करना, रद्द मतलब पूरी नगर पालिका को रद्द करना, ये सरकार आज कब करती है, जब सदस्य के 2/3 बहुमत शून्य घोषित हो जाते हैं तब कर देती है ये काम। धारा 34 में आदेश और विनिश्चयों की अंतिमता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय वो अंतिम होगा, हाईकोर्ट का भी फैसला क्या होगा, अंतिम। इससे खुश नहीं है तो यहाँ गया तो इसका फैसला क्या होगा, अंतिम होगा। ये समझे क्या बात को? कहने का मतलब ये मेरे भाई, ज़्यादा गंभीर मत लो। कहने का मतलब सीधा इतना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वो अंतिम होगा, अगर इसने नहीं दिया वो तो बाद की बात है ना, यहाँ गया तो वो भी अंतिम होगा। अगर यहाँ फैसला सही नहीं मिला तो यहाँ गया तो इसका फैसला क्या होगा, अंतिम। ज़्यादा देखो गंभीर मत लो, ऐसे मानो कि इनका फैसला क्या होता है, अंतिम होता है। 35 में लिखा हुआ है निरर्हताएं, निरर्हताओं का मतलब होता है अयोग्यता, अयोग्यताएं धारा 35 में चुनावों के संबंध में दी हुई है कि धारा 35 में क्या कहा है, अयोग्यताओं के बारे में। कि धारा 28 और 29 में अगर हम कोई अपराध के अंदर पकड़े जाते हैं, कौन सी धारा में, धारा 28 और 29, गुरुजी धारा 29 में क्या है, भ्रष्ट आचरण, यानी चुनाव वोट मांगते टाइम गड़बड़ी करते हैं या निर्वाचन करते समय गड़बड़ी करते हैं, कोई अपराध करते हैं, 28 में ये लिखा हुआ है। इन दोनों के तहत अगर हम कोई अपराध कर देते हैं, इन दोनों धाराओं के तहत क्या कर देते हैं, अपराध, तो याद रखना इस अपराध के लिए हमें 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, आगे चुनाव नहीं लड़ सकते, ये घोषित कर देगी राज्य सरकार की, 6 वर्ष तक तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या गुरुजी इस काला अवधि को कम भी किया जा सकता है क्या? तो ये लिखा हुआ आगे, निरर्हताओं को हटाया जाना या काला अवधि में कमी करना, तो ये सारा काम जो होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार चाहे तो वो हटा भी सकती है अयोग्यताओं को, बिल्कुल मतलब 6 वर्ष की पूरी भी हटा सकती है, मतलब लड़ सकते हो चुनाव। काला अवधि को कम भी, जैसे 6 से 2 वर्ष भी कर सकती है, लेकिन ये करने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति पूरी है राज्य सरकार के पास। समझ में आ गई बात? तो गुरुजी धारा 36 भी हमारे समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं धारा 37, पद की शपथ। कौन से पद की? नगर पालिका के अंदर जो सदस्य वगैरह होंगे, ठीक है, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो नगर पालिका के सदस्य के पद की शपथ जो दिलाता है, जो भी मतलब सदस्य होते हैं पूरी नगर पालिका के अंदर, उनके
शपथ दिलाता है वो दिलाता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, यानी जिला अधिकारी। अगर जिला अधिकारी नहीं आता है तो वो अपने किसी एक व्यक्ति को चुनकर भेज देता है, और ये जो शपथ ली जाएगी ये इस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सामने ही लिया जाएगी। जिला अधिकारी के, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है जिला अधिकारी, जिला अधिकारी के सामने ही शपथ ली जाएगी। और याद रखना ये शपथ जो ले सकता है वो 1 माह के अंदर अंदर लेनी होगी। ऐसे नहीं है कि 3 माह बाद शपथ ले रहा है, 4 महीने बाद शपथ ले रहा है और 2 महीने बाद शपथ ले रहा है। 2 मिनट रुको बस, ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ आ गया त्याग पत्र। गुरु जी का क्लास का टाइम हो गया आगे, तो इसलिए थोड़ा सा पद की शपथ। तो सामने 1 माह के अंदर अंदर अपना मामला करवा सकते हैं। कैसे गुरु जी समझे नहीं? यानी जो डीएम होता है ना जिला अधिकारी, 1 महीने के अंदर अंदर ही उसके सामने क्या लेनी होगी? शपथ लेनी होगी। ठीक है। अगर ये नहीं आता डीएम तो ये किसी व्यक्ति को चुन के या नियुक्त करके भेज देगा कि जा भाई शपथ दिला ला, तो शपथ ये दिलाते हैं। अब बात करते हैं अपने, अच्छा गुरुजी शपथ अगर 1 महीने के बाद भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वो अपवाद क्या है? अपवाद है कोई विचाराधीन कैदी है। गुरुजी विचाराधीन कैदी क्या होता है? तो इसको ध्यान से सुनो। विचाराधीन कैदी, विचाराधीन जो कैदी है उसका मतलब ये होता है किसी बेचारे को कैद कर लिया, मतलब 5 या 6 लोगों ने अपराध किया था, ऐसे मान लो 6 लोगों ने अपराध किया, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने अपराध किया था, 5 उसके दोस्त थे वो ऐसे ही रगड़े गए साथ में, तो वो 5 थे वो आते हैं विचाराधीन कैदी के अंदर। अब वो स्पष्ट होंगे तभी ये रिहा हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए 1 माह के बाद की अवधि भी लग सकती है। ठीक है। एक तो हो गया विचाराधीन कैदी, दूसरा हो गया राजनीतिक कैदी। कोई राजनीतिक मामले के अंदर जेल में गया हुआ है तो उसको भी 1 महीने की छूट है, 1 महीने के बाद तक वो शपथ कभी भी ले सकता है। राजनीतिक कैदी हो गया, विचाराधीन कैदी हो गया, और एक होता है निरुद्ध अपराधी। निरुद्ध अपराधी क्या होता है? संविधान के अंदर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 22 को, उसमें ये लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही उठा लिया जाता है। अपराध करने से पहले ही उठा लिया, यानी शक के आधार पे उठाना, तो वो होता है निरुद्ध कैदी। तो निरुद्ध कैदी शक के आधार पे इनको उठाया गया। जो लोग है ना, मतलब जिसने कांड नहीं किए वो करने वाले थे, जो भी बात है, तो इन 3 लोगों को क्या है 1 महीने से ज़्यादा भी छूट है। तो ये 3 लोग इसका क्या करते हैं? अपवाद है 1 महीने का। बाकी सभी सदस्य 1 महीने के अंदर अंदर क्या लेंगे? शपथ लेंगे। अब मेरे भाई लास्ट बात रहेगी त्याग पत्र। देखो नगर पालिका का जो मुख्य होता है वो अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष, यानी चेयरमैन कहते हो जिसे तुम, है ना। अगर मैं तुम्हें बताऊं, बात करें उपाध्यक्ष की, और उपाध्यक्ष के नीचे होते हैं सदस्य, और इसके ऊपर होता है वो होता है अध्यक्ष। सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? अध्यक्ष को। बात यह रखना सदस्य उपाध्यक्ष को नहीं देते, सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये भी अध्यक्ष को ही देते हैं। ये धारा कहती है 38, धारा 38 में लिखा हुआ त्याग पत्र। देखो 37 7 में शपथ, 38 ठाठ होगी। ठाठ कब? जब त्याग पत्र देखे आराम से घर पे ठाठ करके बैठ जाएंगे। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो भी व्यक्ति हैं वो त्याग पत्र किसे देंगे मेरे दोस्त? वो त्याग पत्र देंगे अध्यक्ष को। सिंपल सी बात है। एक बात और याद रखना, क्या त्याग पत्र देते ही पद से हट जाएंगे क्या? ये नहीं। जब तक अध्यक्ष पूरी अनुमति नहीं दे देता ना साइन करके, जब तक ये पद से नहीं हटेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना। तो सिंपल सी बात है ना। आके गुरु जी तो 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 लगभग 9-10 धाराएं पढ़ ली आज हमने। तो 2 क्लासें और आएंगी, फिर ये नगर पालिका गठन व शासन कंप्लीट हो जाएगा। इतनी जल्दी मत करो तुम, जल्दबाजी में गलत मत कर लेना, क्योंकि घर वाले साने कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में अक्सर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, और हम क्या करते हैं कि पेपर करते टाइम, क्वेश्चन करते टाइम भी बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी के अंदर क्या प्रश्न कई बार गलत भी कर देते हैं। तो इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। आराम से सीखो, जो सीखा उसमें गलत नहीं होना चाहिए। और मैं ये आपसे वादा भी करता हूँ। वादा कैसे करते हो? वादा इसलिए कर रहा हूँ कि आपका पेपर होगा ना, मैं उसमें स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा यहाँ से। आप ऐसे में समझो कम में ये मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना, उनकी गहराइयों में जाओ आप। ठीक है। तो ये धाराएं आज हमने पढ़ी। तो क्लास अच्छी लगे तो स्टेटस जरूर लगा लिया करो, कोई एक विद्यार्थी को शेयर कर दिया करो, क्योंकि परिवार बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। तो इतना सहयोग कर दिया करो बस। तो आज के लिए जय हिंद। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।